नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। क्यों बताओ, मैं कहता नहीं था कि डॉलर अपनी कदर कभी नहीं खोएगा। अगर वक्ती तौर पर डॉलर रुपए के सामने थोड़ा कमज़ोर हो भी गया तो शादियाने बजाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉलर के ऊपर एक ऐसी चीज़ लिखी हुई है जो पाकिस्तान के रुपए के ऊपर नहीं लिखी हुई। डॉलर के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ, वो देखो, डॉलर के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, इन गॉड वी ट्रस्ट। हमें अल्लाह पर भरोसा है। आप देखें, हैरान होंगे आप इन अक़वाम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये लादीनियत की तरफ राग़िब हैं, ये खुदा पर यकीन नहीं रखते, ये गुनाहगार हैं, फलां हैं, ढींग हैं। आपके नोट के ऊपर लिखा हुआ है हामिले हाजा को फलां अदा कर देना, हामिले हाजा के चचा को अदा कर देना, हामिले हाजा के खालू को अदा कर देना, है ना। हक हलाल की खाओ, क्योंकि पाक रुपी के ऊपर इसीलिए लिखा होता है ना, क्योंकि ज़्यादातर पता है लोग चीटर लोग हैं और उनको पैगाम दे रहे हैं ना कि भाई हलाल की खाओ। तो रिश्वत भी लोग ले रहे हैं, तो इसी में ले रहे हैं। और पाकिस्तान में जितनी रिश्वत है, तौबा कहना नहीं चाहिए, इतनी रिश्वत चलती है। यकीन करो, मुझसे कोई ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है, मैं फट करके 5000 का नोट दिखाता हूँ, ये लाइसेंस, आईडी कार्ड 1000 रुपए का नोट, ये। तो ये आपके मुल्क में तो रिश्वत चलती है। किस चीज़ में आपके मुल्क में रिश्वत नहीं है? और आपके नोट के ऊपर ये लिखा हुआ होता है, देखिए गौर से पढ़ें, लिखा हुआ जगह जगह पर लिखा हुआ है। कभी कहीं लिखा हुआ है हामले आज़ा को अदा कर दें, कहीं पे लिखा हुआ है कि ये देखें, वो देखें गोले में जो लिखा हुआ है ना, गौर से पढ़ें कि हलाल जो है, हुसूल रिस्क जो है, वो इन इबादत है। क्योंकि पता है कि लोग चीटर हैं, तो उन्होंने अपने डॉलर पे क्या लिखा हुआ है, उनको पता है लोग चीटर हैं, उनको पता है धोखेबाज, धोखेधही करने वाले लोग भी उनकी करेंसी को इस्तेमाल करें। डॉलर दिखाओ भाईजान, डॉलर, इनको डॉलर दिखाओ, इनका मूड बने। इनको क्या दिखा रहे हो, ये हल्के नोट है अभी, इनको डॉलर दिखाओ, डॉलर। डॉलरों को जब आप देखेंगे ना, तो उनका मैजिक आप चेक करें। डॉलर के ऊपर बड़े क्लियर अल्फाज लिखे हुए हैं, इन गॉड वी ट्रस्ट। ठीक है, इन गॉड्स नहीं, खुदाओं पे नहीं, एक खुदा पे, इन गॉड वी ट्रस्ट। ये कौन है? वो मुल्क जिसको आप कहते हैं कि ये लोग लादीनियत की तरफ राग़िब हैं, इनके कोई उसूल नहीं है, ये फलां हैं, फलां हैं, फलां हैं। लेकिन यकीन करें, अगर आयशा अकरम लिंकन मॉन्यूमेंट पे चली जाए, भले नाचे गाए, लोगों को फ्लाइंग किस भी दे, लोग यकीन करो उसको हाथ तक नहीं लगाए। मैं एक दफ़ा बरतानिया गया, तो क्या देखता हूँ, शॉपिंग मॉल में दाखिल हुआ। जब मैं दाखिल हुआ तो मैं देखूँ कि मेरे आगे जो खातून खड़ी हुई हैं, उन्होंने स्विमिंग सूट पहना हुआ। अब सारे गोरे, कोई उधर देख रहा है, कोई आंटी खड़ी हैं वो उधर देख रही हैं, किसी ने बच्चे को गोद में लिया हुआ, एक पाकिस्तानी खड़ा हुआ मेरे अलावा, वो ऐसे देख रहा उसको जैसे उसने कभी कोई चीज़ देखी ही नहीं। क्योंकि तुम लोगों की ये ख़त्म नहीं होती ना, वो जो आमिर भाई को बहुत ज़्यादा है, क्या कहते हैं उसको, हाँ समझ गए आप, हाँ पता है मुझे, सबको पता है सब। अंकल आप तो खास शौकीन हो। अच्छा, तो आगे चलते हैं भाईजान। तो नोटू की सारी बात ये है, नोटू की इज्जत उसकी होती है जिस पे लिखा होता है। उनको पता है कि दुनिया का निज़ाम सिर्फ वो ज़ात चला रही है। और तुम लोग क्या कह रहे हो, स्टेट बैंक की उससे इशू हुआ है, स्टेट बैंक वालों के खाला और मामू की गारंटी शामिल है। अरे बाबा, इससे कुछ नहीं होता। जो चीज़ गोरा समझ गया इतने सालों पहले, अब तुम भी समझ जाओ। दुनिया सिर्फ अल्लाह के भरोसे पे चल रही है, तभी डॉलर मजबूत है, तुम्हारा रुपया कमजोर है। अगर गलत कह रहा हूं तो चेक कर लो, डॉलर मार्केट के अंदर मिलता है। और तुम लोग तो डॉलर को ही मानते हो भाई, रुपए को कहां मानते हो। अगर तुम लोग रुपए को मानते होते तो आज इसकी इतनी धुलाई थोड़ी हो रही होती। ये तो ऐसे लग रहा है कोई छोटा सा रेसलर दाखिल हो गया है, रुपया बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई छोटा सा रेसलर दाखिल हो गया और किसके हाथ लग गया, अंडरटेकर के, और रुपए की इतनी कुटाई हो रही है। और कह रहे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया। तो पहले जब करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं बढ़ा था, तो कौन सा कोई डॉलर 1 रुपये का हो गया था। यार तुम लोग भी कितना बनाते हो यार हमें बेवकूफ़। समझते आप गए होगे कि आप क्या बनते हो। अच्छा, आगे चलते हैं भाई। अब ये बोल रहे हैं कि 11 माह का है, 11 माह में करंट अकाउंट सरप्लस जो है 15 करोड़ 30 लाख डॉलर रहा। ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात हो गई, बड़ी खुशी की बात हो गई कि पहले ये रहा और अब ये हो गया। मसला ये नहीं है कि माजी में क्या हुआ,
मसला ये है कि हाल में क्या है। एक हमारी फैन थी, मुझे कहने लगी डॉलर की कदर जो है वो कम हो रही है, मैं डॉलर बेच दूं। मैंने कहा ना। कह रही अली भाई आप तो पागल हैं, आप क्या बोल रहे हैं, सारी दुनिया कह रही है डॉलर बेच दो, आप कह रहे हैं मत बेचो। मैंने कहा मैं अपनी बात पे कायम हूं, डॉलर को नहीं बेचना। जो लोग मुझसे पूछते हैं ना, अमूमन कहते हैं आप टीवी शो करते हैं, बताएं डॉलर को बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए। मैं कहता हूं डॉलर को कभी नहीं बेचो, इसकी वैल्यू नहीं गिरेगी। उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि डॉलर के ऊपर क्या लिखा हुआ है। ये डॉलर के ऊपर जो लिखा हुआ है ना, दूसरी तरफ, ये तो यहाँ पे वो बेंजामिन फ्रैंकलिन अंकल की तस्वीर लगी हुई है ना, इसकी परली तरफ जब आप देखोगे ना तो इन्होंने कैपिटल बनाया हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है इन गॉड वी ट्रस्ट। तो लोग मुझसे पूछते हैं, मैं कहता हूं डॉलर नहीं बेचना, डॉलर नहीं बेचना। और मेरी बात अभी तक सच साबित हो रही है, डॉलर नहीं बेचना। दूसरा यह कि सोने को भी जरा गिरफ्त में रखो, सोना महंगाई के खिलाफ प्रोटेक्ट करता है, मैं नहीं कहता, साइंस की किताबें कहती हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। इतना पैसा मिल रहा है, इतने डॉलर मिल रहे हैं, अब तो IMF वालों ने भी इतने पैसे दे दिए, पता नहीं रुपया क्यों मार खा रहा है। खैर ये जानने की कोशिश करते हैं हम खुर्रम शहजाद साहब से, जो कि माशी तज्जियाकार भी हैं, इक्तिसादी तज्जियाकार भी हैं। वेलकम करता हूं आपको शो में खुर्रम शहजाद साहब। थैंक यू जी। खुर्रम शहजाद साहब, आपको पता होगा कि अभी IMF ने भी हमें एक रकम दी, उसके बाद फिर हमारी किश्त भी हमें मिल गई, फिर उसके अलावा हमने रोशन पाकिस्तान का भी इतना ढंडोरा पीटा, यकीन करें मैंने किसी के वलीमे में इतना ढोल बजते हुए नहीं देखा जितना मैंने जो है वो रोशन डिजिटल पाकिस्तान के अकाउंटों में पैसे पर मैंने शोर देखा। फिर भी डॉलर मजबूत होता जा रहा है और रुपया कमजोर हो रहा है, सवालिया निशान आखिर क्यों? अच्छा देखें, प्रॉब्लम ये है बेसिकली कि एक थोड़ा शॉर्ट टर्म फिनोमिनन है, ये शॉर्ट टर्म एक डेवलपमेंट है कि जो अफगानिस्तान की सिचुएशन अभी आपके सामने है उसका एक इम्पैक्ट हमारे यहाँ भी आ रहा है, ये भी कहा जा रहा है। क्योंकि हुआ यह है कि एक तो हमारी अपनी डिमांड भी बढ़ रही है डॉलर्स की, क्योंकि इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं काफी ज्यादा, और एक टर्म फाइनेंसिंग की एक स्टेट बैंक ने जो है फैसिलिटी दी थी जिसमें कुछ 4% के करीब जो है वो जो है प्रोजेक्ट फाइनेंस दिया था। 4% के करीब नई कंपनी भी लगाई जा सकती है, ग्रीन फील्ड एग्जिस्टिंग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो बड़े ग्रुप्स हैं, या फिर जो है आप ग्रीन फील्ड में भी एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो उसको 400 अरब से ज्यादा का पैसा जो है वो एक तरह से जो है वो अप्रूव किया गया। तो 400 बिलियन का मतलब यह है तकरीबन कोई $2.5 बिलियन। अब वो $2.5 बिलियन जो हैं वो ऑफकोर्स उसमें मशीनरी भी आनी है, उसमें और भी रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे प्लांट जो है वो इम्प्रूव मतलब एक्सपेंशन होनी है और नए प्रोजेक्ट्स लगने हैं। तो वो तो एक लोकल इन्वेस्टमेंट है, उसका भी एक असर जो है ये एक्सपेक्टेड था कि अगस्त सितंबर अक्टूबर इस क्वार्टर में जो है वो एक्चुअल एलसीज की जो है ना वो मटेरियलाइजेशन है, और एलसीज जो खुली थी उनमें आहिस्ता आहिस्ता अब जो है वो मशीनरी आना शुरू होगी, तो उसकी पेमेंट्स आना शुरू होंगी। तो वो एक इम्पैक्ट है जिसकी वजह से हमारी इंपोर्ट्स जो है तकरीबन $5.5 अरब महीना जो है वो हो रही है, विच इज वेरी हाई। और उसके साथ साथ आपने देखा है कि ऑयल भी पिछले साल के मुकाबले में काफी बढ़ गया है, तो $70 के करीब इस वक्त भी चल रहा है, थोड़ी सी कमी हुई है उसमें, बट ये है कि 65-70 के बीच में इस वक्त जो है वो एवरेज कर रहा है। तो दो बड़ी ये रीजंस हैं जिसकी वजह से इंपोर्ट्स बढ़ रही है, नंबर 1। और फिर आपने देखा है हमने कुछ फूड इंपोर्ट्स भी किए हैं, वो भी एक इशू है हमारे यहाँ, लॉजिस्टिक सप्लाई का इशू या होर्डिंग का मसला है या हमारे यहाँ शॉर्टेज रहती है, तो वो भी हमने इंपोर्ट किया है। तो तीसरी चीज इंपोर्ट की हो गई। चौथी चीज जो अफगानिस्तान का जो फैक्टर है, इसमें अब क्योंकि यूएस के विड्रॉल हो रहे हैं तो उसके साथ साथ वहाँ पे आपको पता है यूएस जो है 20 साल से फंड कर रहा था, बजट दे रहा था, डॉलर्स इनफ्लो काफी ज्यादा था, वो अब वहाँ पे एकदम से रुक गया है। तो उसकी वजह से डॉलर लगता ये है, ये मार्केट में एक बात है कि इनडायरेक्टली पाकिस्तान से डॉलर जो है समहाउ खरीदा जा रहा है, एक्सेसिव जो है वो डिमांड आ रही है, जिसकी वजह से जो है वो रुपये में उसका अगेंस्ट कमी देखी जा रही है। अच्छा, ये इम्प्रेशन भी है कि मैं नहीं कहता कि ये हकीकत होगी इसमें, लेकिन क्या सारा ये भी है कि शायद जानबूझ के अपनी लायबिलिटीज़ कम दिखाने के लिए हुकूमत ने चलाकियाँ दिखाकर बजट से पहले डॉलर को सप्रेस किया, फिर चलाकियाँ ही दिखाते हुए दोबारा से डॉलर को इजाज़त दे दी कि ऊपर चला जाए। इस तरह से हमने अपने जीडीपी ग्रोथ रेट को भी इन्फ्लेट करके दिखा दिया, हमारे पर कैपिटा जीडीपी को भी इन्फ्लेट करके दिखा दिया,
और बहुत सारे नंबर्स को फज करके शो कर दिया कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो ही बजट आपको पता है पास हुआ, हमारे जो नंबर्स आए और इकोनॉमिक सर्वे आया, फिर उसके बाद हमने इसको खुला छोड़ दिया। तो ये तो खैर विजिबल है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इसके लिए अवेलेबल है, लेकिन एज अ फैक्ट हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये आई वॉश किया जा रहा था और अब जो है ये हमारी मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, बढ़ता हुआ डॉलर। क्या कहते हैं आप? जी खुरम शहजाद साहब, मैं कहा खुरम शहजाद साहब को मेरी आवाज़ नहीं जा रही। तो नाजरीन जो एक असेसमेंट कुछ लोग कहते हैं, जी आपको आ रही साहब, मैं चाहूंगा इसके बारे में भी आप कुछ तबसरा कर लें। जी तबसरा कर मैं ये कह रहा हूँ कि देखें जी मैंने आपका सवाल सुन लिया। देखें हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट ये है ऑफ कोर्स कि जब भी डॉलर की कदर में इजाफा होता है और ऑफ कोर्स रुपी जो है कमजोर होता है, तो उसका इम्पैक्ट दो तरीके से डायरेक्टली आता है। एक तो ये कि इन्फ्लेशन में इजाफा होता है क्योंकि बाहर इंटरनेशनल प्राइसेस कमोडिटी की जो भी होती हैं वो एज इट इज हमें मिलती हैं, फिर ऑफ कोर्स वो पास ऑन होता है, चाहे वो फूड का हो, चाहे वो एनर्जी का हो, या चाहे वो किसी और चीज का हो, सारा हमारे यहाँ पास ऑन होता है। तो एक तो ये इम्पैक्ट है। दूसरा हमारे यहाँ पर कर्जात बहुत ज्यादा है, तो हमने साल के कोई 10-12 अरब डॉलर जो है वो पे करने होते हैं। अभी तो कोविड की वजह से थोड़ा सा हमें रिलैक्सेशन मिली हुई है और अभी IMF का भी फ्लो आया है, बट स्टिल हमारे पास जो है वो रुपी टर्म में काफी ज्यादा बढ़ जाता है और फिर ऑफ कोर्स हमें कम रुपी लेके ज्यादा रुपी वापस देने पड़ते हैं। तो वो खुरम शहजाद साहब, आप फाइनेंस के माहिर हैं, शोबा फाइनेंस के अंदर आपका एक नाम है, इसलिए मुख्तसर ये जानना चाहूंगा कि ये जो फॉरेन लोन्स की आपने बात की, इसकी वजाहत कर दें कि हम अपने लोगों से जितने भी जूते मार मार के भी टैक्स ले लें, अगर हम डॉलर महंगा कर देते हैं तो फिर हमारी पूरी पॉलिसी और पूरे मुल्क की जो स्ट्रेटजी है लोन वापस करने की, वो तबाह हो जाती है। ये वजाहत कर दें मैथमेटिकली कि अगर आप डॉलर को 12% जो है वो एस्केलेट होने देंगे बाय वैल्यू, और दूसरी तरफ आप जो है अपने रेवेन्यूज को मेयरली 10-12% ही इंक्रीज करते हैं, तो आप जितना भी टैक्स इकट्ठा कर लें, गरीब को भी जूते मार के, ठुड्डे मार के, उसके कपड़े नोच के भी आप टैक्स इकट्ठे कर लें, तो इट इज यूजलेस अगर डॉलर की कदर में इजाफा हो जाता है, क्योंकि ऑफसेट हो जाता है। क्या कहते हैं आप बैरूनी कर्जों का? जी बिल्कुल। देखें अभी जो हमारा बैरूनी कर्जा है वो तकरीबन आप समझ लें कि 115 बिलियन डॉलर के करीब है लगभग, और अगर जो है 1 रुपया जो है डॉलर का चेंज होता है अगेंस्ट पाक रुपी, यानी कि पाक डॉलर में 1 रुपए का चेंज आता है, तो 115 अरब रुपए का फर्क पड़ता है सिर्फ 1 रुपया चेंज होने से। तो अभी जो 1 रुपया चेंज होता है उससे हमारी जो लायबिलिटी है वो काफी बढ़ जाती है, और ऑफ कोर्स हमारे यहाँ कर्जात जो है हमें पे करने होते हैं, शॉर्ट टर्म भी है, लॉन्ग टर्म भी है। तो 115 अरब रुपए का जो फर्क है वो हमें स्ट्रेट पड़ता है 1 रुपए से। तो ऑफ कोर्स अगर 5 रुपए जाते हैं, 10 रुपए जाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आप कर सकते हैं कि ट्रिलियंस ऑफ रुपीज में जाता है। तो ये एक असर पड़ता है हमें ऑफ कोर्स, और मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट जानबूझ के ऐसा करेगी कि जी वो डॉलर को महंगा करके और वो कर्जात बढ़ाएगी, बट होता यह है कि इसको मैनेज करना जो है वो इम्पोर्टेंट है कि स्टेट बैंक किस तरह से रुपी को मैनेज करता है या रुपी को जो है वो रियलिस्टिक रखता है, बस उसके अगेंस्ट किस तरह से एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट कर सकते हैं। तो देखें स्टेट बैंक का काम प्राइस स्टेबिलिटी भी है और ग्रोथ का भी एक बैलेंस रखना है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम गवर्नेंस है, ज्यादातर फिस्कल मैनेजमेंट है, तो वो अगर अपनी फिस्कल मैनेजमेंट बेहतर करे, रेवेन्यूज को सही से यूटिलाइज करे, सही से कलेक्ट करे और सही से उसको प्लान करे, और जो एक्सपेंडिचर्स हैं अपने वो नॉन प्रोडक्टिव से प्रोडक्टिव की तरफ लेके जाए, फिस्कल डेफिसिट को कम करे, तो स्टेट बैंक का काम काफी आसान हो जाएगा। तो एक्चुअली जो प्रॉब्लम है ना वो फिस्कल डेफिसिट है, वो अगर आपका कम होगा तो नेचुरली हर चीज उसके हिसाब से जो है लाइन होती जाएगी। और बड़ी अहम बात आपने की है, नहीं होता, और आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आप शो में हमारे साथ शामिल हुए, बड़े मुतवाज़िन अंदाज के अंदर मामले को पेश किया। नाजरीन, मैं मुख्तसरन अपनी ज़ात की तरफ से एक जायज़ा आपके सामने पेश करूंगा। अगर आपने मुल्क की मईशत को तबाह करना है महंगाई की सूरत में, या आप समझें कि महसूलात को बैलेंस करने की सूरत में, तो डॉलर की कदर में इजाफा होने दें, मुल्क की मईशत बर्बाद होती रहेगी। तो ज़फ़र पराचा साहब के साथ हम ब्रेक के बाद बात करेंगे, जो कि इस शोबे की महारत रखते हैं और इस मौजू पर हमें तफसीलन बता पाएंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हमारे साथ बजरिया स्काइप जनाब ज़फ़र पराचा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मैं कहूँगा कि शोबा जो है ज़र मुबादला का, उसके ऊपर महारत रखते हैं, इनका कारोबार भी यही है। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। शुक्रिया जनाब।
जफर पराचा साहब, एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही। ब्रेक पर जाने से पहले भी खुर्रम शहजाद साहब भी यही हमें बता रहे थे कि बैरूनी कर्जा जात हमने बहुत सारे ले रखे हैं और हर दफ़ा जब डॉलर 1 रुपया बढ़ता है तो उसी हिसाब से उन्होंने बताया कि 100 अरब रुपयों से ज़्यादा का हम पर कर्ज चढ़ता है। मैं आपको डॉलर से थोड़ी हट के बात करूँगा मईशत पर, क्योंकि आपकी मईशत के ऊपर भी गिरफ्त है। तो सर, महंगाई का ताल्लुक भी डॉलर की कदर बढ़ने से है और महसूलात, यानी आपको भी टैक्स के लिए आपको पता होगा हर वक्त दबाव रहता है कारोबारी लोगों के ऊपर कि भाई टैक्स दो। छोटे कारोबारी भी आपके पास रुजू करते होंगे, तो टैक्स जितना मर्जी इकट्ठा कर लिया जाए, अगर डॉलर की कदर में इजाफा हो जाएगा तो फिर तो कुएं में डालने की मानंद होगा और महंगाई भी बस में नहीं रहेगी अगर डॉलर महंगा होगा। तो इसको जहन में रखकर भी तो फ्री फ्लोट सिस्टम को देखना चाहिए ना, क्या कहते हैं आप? सर, मैं इस बात में थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगा जी कि देखिए, टैक्स इकट्ठा होना तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारे माशरे में या हमारी मईशत के अंदर जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है वो मैं समझता हूँ 10% हो रहा है और कैपेसिटी 90% की और है। लेकिन जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं उन्हीं को दबाना वो गलत है, क्योंकि वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक या उससे को 10-20% कम टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा कम दे रहे होंगे, लेकिन जो लोग बिल्कुल ही नहीं दे रहे, हमको उनको एड्रेस करना है, उनको देखना है। आप जैसे देखिए, हमारे यहाँ 4-5 करोड़ की जो गाड़ियां हैं, जिसको हम दूसरे लफ्जों में चलता फिरता बंगला कहते हैं, वो देखें कितनी है। और ऐसे बेतहाशा चीजें, गाड़ियों की इंपोर्ट है, पोर्शे गाड़ियां आ रही हैं। नहीं, लेकिन जफर पराचा साहब, वो आम बंदा तो नहीं रख सकता ना, वो तो वो लोग ही रखते हैं ना, वो लोग, आप समझ गए ना, वही लोग रखते हैं जो कि रख सकते हैं। सर जी सर, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि वो लोग तो आइडेंटिफाइड है ना, कम से कम उनसे तो टैक्स ले लें आप। तो टैक्स लेना कोई बुरी बात नहीं है, टैक्स लें, जरूर लें और खूब लें। उसके साथ साथ मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूंगा कि वो जो हमारा पैसा है आवाम का, वो करप्शन की नजर नहीं होना चाहिए। लोगों का एतमाद बहाल करें और ये जो 20 बिलियन, 30 बिलियन, 50 बिलियन के रोज आए दिन हम सुनते हैं जी, ये स्कैंडल्स बन रहे हैं, वो उसको कंट्रोल करें ताकि लोगों को एतमाद कायम हो कि वो अपना टैक्स दें। अभी तो रोज जब आप टीवी खोलें तो हम तो परेशान हो जाते हैं, इतनी रकमें तो हमने कभी जिंदगी में नहीं सुनी। यानी कि अगर बड़े से बड़ा बिजनेसमैन अपनी पूरी 2-3 नस्लें लगा दे तो 10, 20, 50 बिलियन रुपए नहीं कमा सकता। तो यहाँ तो एक बंदा खामोशी से कमाता है, निकल जाता है। जैसे आपके पिछले दिनों एक ऑयल के एडवाइजर थे, कोई शुगर के एडवाइजर थे, जो गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम चोर नहीं है, हमारा ये आदमी चोर है। यानी कि अली बाबा ठीक है, उसके बाकी जो 40 लोग हैं उनको निकाल दिया जाता है। तो उनके खिलाफ ना पैसे लिए जाते हैं, ना नैब कुछ करती है। हाँ, दूसरे लोगों के खिलाफ नैब बहुत एक्टिव है। ये आपने तो सही कहा कि अली बाबा चोर नहीं है। अब क्या करें, अली बाबा तो चोर नहीं है ना, 40 चोरों का तो अब नहीं कह सकते ना जी। तो वो उनको एड्रेस करना मसला जरूरी है। तो इस तरह आप जितना मर्जी टैक्स कलेक्ट कर लें, अगर आपके जो आपकी लीकेजेस हैं बहुत सारी, जो आपके सुराख हैं, अगर वो बंद नहीं करेगा तो आपका जो बर्तन है वो कभी भी नहीं भरेगा। तो वो आपको लीकेज तो बंद करनी पड़ेगी ना। अच्छा, ये एस्पेक्ट आपने डिस्कस किया। साथ में सर, महंगाई का भी बड़ा अहम एस्पेक्ट है जफर पराचा साहब। तेल की कीमतों, उनका जो हम मुआवजा देते हैं वो भी डॉलर में ही देते हैं, तो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो डॉलर में ही देंगे ना उसका मुआवजा, क्या नहीं? जी सर, बिल्कुल यही बात है। देखिए, डॉलर इस वक्त बढ़ना जो है ना, उसकी कई वजूहात हैं। हाँ। मैं अपनी पुरानी बात का अदा करूंगा कि अगर गवर्नमेंट की कोई और कमिटमेंट्स की तरह रुपये की कोई कमिटमेंट नहीं है डिवैल्यूएशन की, तो ये डॉलर वापस आ जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि स्टेट बैंक के जो कंट्रोल्स हैं और उन्होंने जो इक़दाम किए हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। आप देखिए, पहले 169 का डॉलर गया था आज से 1 साल 1.5 साल पहले, और वापस 154 का आ गया। तो अब वापस ये फिर 166 कल गया था, अभी आज फिर 166 के अंदर आ गया। तो मेरा कहना यह है कि इंशाल्लाह अगर कोई कमिटमेंट गवर्नमेंट की डिवैल्यूएशन की नहीं है तो ये 1 से 1.5 माह के अंदर वापस आ जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ इम्पोर्ट का, जी बिल्कुल, मेरा कहना यह है, मेरी जो असेसमेंट है कि ये वापस आ जाएगा 1 से 1.5 माह के अंदर। आपकी असेसमेंट पहले भी एक दफ़ा आपने असेसमेंट दी थी, सही निकली थी। आपने असेसमेंट दी थी, बैलेंस्ड असेसमेंट दी थी और वो सही निकली काफ़ी हद तक। तो ये बात आपकी, हम जो है वो ज़ाहिरी बात है, इसी आपके तारीख़ी पस मंज़र के अंदर आपकी बात को बहुत वज़न देते हैं। जी
जी जफर साहब। आपका शुक्रिया। बात यह है, देखिए हमारे फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, हमारी इनवर्ड रेमिटेंस बहुत अच्छी है, एक्सपोर्ट बहुत अच्छी है, एफडीआईज बहुत अच्छी हैं, हमारे रिजर्व बहुत अच्छे हैं। तो मेरा कहना यह है कि ये सिर्फ अगर वक्ती है ये, क्योंकि इंपोर्ट का बिल बढ़ गया आपका ऑयल का, फिर सबसे बड़ी आपकी जो वैक्सीन की पेमेंट है वो कोविड की, वो आपने करनी है 2.5 से 3 बिलियन डॉलर की। नहीं वो तो मुफ्त नहीं मिल रही है, 50 लाख नहीं वो मुफ्त नहीं सर, वो मैंने मेरी मालूमात के नहीं वो मेरी मालूमात के मुताबिक 50 लाख तो हमको फ्री मिली है, बाकी हमको जो 10-11 करोड़ है उसकी पेमेंट करनी है, वो खत्म होगी फ्री वाली। अच्छा, हम तो इसी आसरे जा के लगवा रहे हैं कि मुफ्त है। अच्छा तो गवर्नमेंट आपको मुफ्त दे रही है ना, आपको गवर्नमेंट मुफ्त दे रही है ना, आपने 2 ही लगवाई है, कोई 10 तो नहीं लगवा ली अगर मुफ्त है तो। और ये जो अफगानिस्तान का इशू है ना, ये अचानक खड़ा हो गया। हमारी एक्सपोर्ट जो जाती थी और जो हमें इमीडिएट पैसे आ जाते थे एक्सपोर्ट के बाय रोड, वो बंद हो गया। और न सिर्फ वो बंद हो गया बल्कि हमारे यहाँ से स्मगलिंग हो रही है डॉलर की बहुत जोरदार तरीके से। लेकिन जफर पराचा साहब, आप ज़हनी तौर पर तैयार हो जाएं, डॉलरों की बारिश होगी पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि अफगानिस्तान में जब भी कोई लफड़ा या झगड़ा होता है पाकिस्तान में बड़ा जश्न होता है। आप देखें कि ये वही लोग हैं जिनके लिए गाना गाया करते थे कि हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, और वो बच्चा है जो वो बच्चों से डरता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है। अभी जो है वो जश्न के शादियाने मनाए जा रहे हैं। तो सर हम खुश इसलिए होते हैं, हमें कोई परवाह नहीं कि अफगानिस्तान में कौन आ रहा है, बस बदलते रहे, वहाँ हालात खराब रहे, पाकिस्तान को दबा के डॉलर मिलेगा। आप बेफिक्र रहें इस चीज के लिए। देखिए सर, बात यह है, मैं आपकी बात को बिल्कुल कहूँगा, ठीक बात है। बात यह एक चीज होती है विंडफॉल, तो अल्लाह ताला भी हम पे मेहरबान है, कोई ना कोई ऐसे मौके हमारे लिए पैदा करता रहता है जिससे हमको एक नई जिंदगी मिल जाती है। लेकिन इस दफा मुझे लगता है डॉलरों की बारिश नहीं होगी, क्योंकि जो मेन था ना अमेरिका और यूरोप, वो जो मेन डोनर्स थे वो पीछे हट गए हैं। और चाइना से हम रूस से तवक्को नहीं कर सकते कि वो डॉलरों की बारिश करेंगे, वो तो खुद काम करने वाले हैं हमारी तरह, और उनसे हमें तवक्को नहीं है कि वो हमें डॉलर देंगे। हाँ, वो वहां से डॉलर समेटेंगे जरूर अपने प्रोडक्ट बेच के, मेरा ये ख्याल है। ये नहीं, आपने बड़ी गहरी बात की है। मैं तो इसीलिए बोलता हूँ कि अमेरिका से दोस्ती बढ़ाएं, क्योंकि अमेरिका जो है वो कम से कम नोटू तो देता है, चाइना वाले तो बस गाना सुना देते हैं, मतलब पैसे नहीं देते वो लोग, मतलब आसरे देते रहते हैं। ये वही मुझे याद है कि वो एक लड़की थी हमारे रिश्तेदारों में, उसकी बेचारी की शादी नहीं होती थी, बस आसरे लोग देते रहते थे। तो चाइना के साथ दोस्ती भी कुछ आसरों वाली है। जी सर चाइना के साथ देखिए ना कि जो सी पैक है, जी बज़ाहिर मुझको तो उस सी पैक से चाइना के साथ कोई फायदा नहीं आता, क्योंकि वो लेबर तक अपनी लेके आए हुए हैं, जबकि अमेरिका और जो यूरोप है उसने पैसे देने हैं, काम हमने करना है, उन्होंने यहाँ रहना नहीं है। जैसे कि अफगानिस्तान में देखें, वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके वापस चले गए। चाइनीज ने नहीं जाना, उन्होंने हमें भेज देना यहाँ से। अब तो ये तो बहुत ही ज्यादा आपने गहरी बात कर दी है, लेकिन जाहिर बात है आपके मेरी जो सोच है उसके लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, और इस्लामाबाद के इर्द गिर्द भी बहुत सारे शहर हैं, टैक्सिला हो गया, वाह हो गया, पिंडी हो गया, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां आपकी और हमारी राय जैसे लोग भी हैं। लेकिन बात ऐसी है कि सर इस सिलसिले में मेरे ख्याल से पूरी दुनिया को एंगेज रखना ज़रूरी है, और इंटरनेशनल ट्रेड फिर भी US डॉलर में ही होगा। तो एक छोटी सी ब्रेक मेरे ख्याल से मुझे कहा जा रहा है मुझे लेनी, माजरत, मेरे ख्याल प्रोग्राम का वक्त ही हमारा जो है वो ख़त्म हो गया। लेकिन यह है कि मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मज़ीद आपसे गुफ्तगू जारी रहती। मैं चाहूँगा कंक्लूड कर लें आप अपनी बात को, कि एक तो आप डॉलर की कदर में इस्तेहकाम नहीं देख रहे, आप कह रहे हैं कि इसकी कदर कम होगी और पाकिस्तान को इसके फ़वायद होंगे। मुख्तसरन मैं चाहूँगा आप कंक्लूड कर लें इसे। जी इंशाल्लाह मेरा कहना यह है कि डॉलर वापस आ जाएगा, हमको पैनिक नहीं होना चाहिए और हमको थोड़ी सी मुहब्बत वतनी का इजहार करना चाहिए। एक बात खास तौर पे जो पेमेंट्स हमने करनी होती हैं, ये पहले से शेड्यूल होती हैं 7-6 महीना पहले। मेरा कहना यह है कि ये भी पब्लिक करनी चाहिए कौन सी पेमेंट कब ड्यू है, ताकि जो बैंक्स गड़बड़ करते हैं उस पेमेंट मिल मिला के कि वो जो उस पेमेंट ड्यू होने से पहले जो इसको डॉलर को 2-3 रुपए ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि ये हमारी मुल्क का एक रुपया जो है ये स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, ऑयल प्राइस नहीं है, ये एक दुनिया की 7वीं-8वीं जो एटमी ताकत है। इस मौजूद पर तो फिर हमें बड़ी तफसीली गुफ्तगू करनी पड़ेगी जफर पराचा साहब, क्योंकि ये आपने एक नया एक मामला खोला है। हमारे पास प्रोग्राम में वक्त कम होता है,
वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। से हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।